हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक में स्थित स्टार का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है तथा इस स्टार और हमारे सोलर सिस्टम के बीच की दूरी लगभग 4.2 लाइट ईयर्स है। यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी से अभी कोई लाइट फोटोन चलना प्रारंभ करे तो उस लाइट फोटोन को हम तक पहुंचने में लगभग 4.2 साल का समय लग जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाली कोई स्पेसशिप है तो उस स्पेसशिप से धरती से हमें हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 4.5 साल का समय लग जाएगा। जबकि साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाई गई स्पेसशिप पलक झपकते ही एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम या कई हज़ारों लाइट ईयर दूर स्थित एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने में कुछ ही घंटों या मिनटों का समय लगाती हैं। कैसे आखिर स्टार ट्रेक में दिखाई गई स्पेसशिप स्टार ट्रेक एंटरप्राइज लाइट से 9000 गुना स्पीड पर चल पाती है। और अगर आपको ये स्पीड फास्ट लग रही है तो रुक जाइए, आपको बता दूं कि स्टार वॉर्स के अंदर मिलेनियम फाल्कन जो स्पेसशिप दिखाई गई है वो लाइट से लगभग 90 लाख गुना स्पीड पर चल सकती है। अगर मैं आपको स्टार ट्रेक मूवीज़ में दिखाई गई स्पेसशिप एंटरप्राइज और सबसे फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जूनो प्रोब की स्पीड के बारे में कंपैरिजन करके बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जूनो प्रोब को हमारे सबसे पास के स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 20,000 साल का समय लग जाएगा। जबकि हम बात करें एंटरप्राइज स्पेसशिप की तो ये 9 घंटे में ही प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाकर वापस धरती पर लौट आएगा। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ न कुछ मास हो यानी कि द्रव्यमान हो वह कभी भी लाइट की स्पीड पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी यानी कि अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाई गई स्पेसशिप लाइट से कई गुना स्पीड पर चल सकती हैं। ये स्पेसशिप ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि ये स्पेस में मूव नहीं करती, बल्कि ये अपने आसपास के स्पेस को ही मूव करवा देती हैं। ये लगभग उसी तरह हैं जैसे आप किसी सर्फ बोर्ड का यूज़ करके किसी सी वेव के ऊपर मूव कर रहे हो। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूनिवर्स पे अप्लाई करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से हम पाते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पेस के लाइट से तेज़ एक्सपेंशन को नहीं रोकती, यानी कि जो स्पेस है वो लाइट से तेज़ स्पीड पर स्पेंड कर सकता है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक लूप होल है जो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर लाइट से तेज़ स्पीड पर मूव नहीं कर सकता, लेकिन खुद स्पेस ऐसा कर सकता है। स्पेस की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्टार ट्रेक के फैन एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगेल अल्कुबियर ने 1994 के अंदर एक ऐसी तकनीक खोज निकाली जो कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल को पॉसिबल बनाती है। दरअसल मिगेल अल्कुबियर ने जनरल रिलेटिविटी के मैथमेटिकल इक्वेशन को लिया और उन्हें मैनिपुलेट करके एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे कि हम किसी भी स्पेसशिप को बिना अनंत ऊर्जा की आवश्यकता के फास्टर देन लाइट मूव करवा सकते थे। मिगेल अल्कुबियर की इसी तकनीक को अल्कुबियर वॉर्प ड्राइव या सिंपली वॉर्प ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में ये कहा था कि स्पेस और टाइम कोई अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक के नाम से जाना जाता है। और हम किसी भी मैटर या एनर्जी की हेल्प से इस स्पेस टाइम फैब्रिक को वॉर्प यानी कि तोड़ मरोड़ सकते हैं। मिगेल अल्कुबियर ने अपनी वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था कि अगर हम किसी स्पेसशिप को एक बबल के अंदर सुरक्षित रखें, यानी कि किसी स्पेसशिप के चारों ओर एक बबल क्रिएट करें और हम उस बबल के आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित करें तथा पीछे के स्पेस को एक्सपेंड यानी कि फैलाए, तो बबल में सुरक्षित स्पेसशिप लाइट से तेज स्पीड पर मूव करने लगेगा। स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित करने के लिए हमें नॉर्मल मैटर या नॉर्मल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल मैटर और नॉर्मल एनर्जी अवेलेबल है।
लेकिन अगर हमें स्पेस को एक्सपेंड करना हो या फैलाना हो तो इसके लिए हमें नेगेटिव मैटर या नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यही चीज़ वॉर्प ड्राइव को बहुत ही रेयर बनाती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव मैटर के तौर पर हमारे पास एंटी मैटर है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एंटी मैटर जो है वो नेगेटिव मैटर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट नॉर्मल मैटर के बिल्कुल अपोजिट होता है। हाँ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नेगेटिव मैटर और नेगेटिव एनर्जी की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो नेगेटिव मैटर और नेगेटिव एनर्जी की भूमिका निभा सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वॉर्प ड्राइव केवल थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि नासा की एक सब्सिडरी आर्म ईगल वर्क्स लैब इसी तकनीक को सुधारने में लगी हुई है, क्योंकि नासा को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले कुछ सालों में संभव हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग इंजीनियर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।